तो अभी हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में पहले पढ़ेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? पहली बात तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, मतलब इसके दो मेम्ब्रेन्स है। अब एक यूकैरियोटिक सेल में 50 to 5000 माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। अब इसका शेप क्या है? वो रॉड शेप हो सकता है, या फिलामेंटस, या स्फेरिकल, या ग्रैन्युलर। स्फेरिकल मतलब ग्लोब की तरह। अब इसका साइज क्या है? वो 0.2 to 20 माइक्रोमीटर इन डायमीटर है। अब इसका आउटर मेम्ब्रेन जो है वो 60 एंगस्ट्रॉम का डायमीटर है, और वो परमिएबल है, फ्रीली परमिएबल। इसका क्या मतलब है कि वो किसी भी चीज़ को अंदर बाहर जाने देता है। अब इनर मेम्ब्रेन जो है वो है सेम डायमीटर का, और वो सेलेक्टिवली परमिएबल है। इसका क्या मतलब है कि वो कुछ ही चीज़ों को ही अंदर बाहर जाने देता है। और एक और चीज़ है इनर मेम्ब्रेन के बारे में, वो है क्रिस्टे। क्या मतलब है इसका? इनर मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, सेल के अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, और उसको हम क्रिस्टे बोलते हैं। अब क्रिस्टे पर एक वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, वो है ऑक्सीसोम्स या F1 पार्टिकल्स। अब एक माइटोकॉन्ड्रिया में 1 to 10 लाख ऑक्सीसोम्स पाए जाते हैं, और ये ऑक्सीसोम्स जो है वो एक्चुअली मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपेज एंजाइम्स है। तो हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये हम क्यों कहते हैं, ये समझने के लिए पहले हमें ऑक्सीसोम्स के बारे में पढ़ना होगा। अब ऑक्सीसोम जो कि F1 पार्टिकल्स है, वो एटीपेज एंजाइम्स के मॉलिक्यूल्स है। उसका स्ट्रक्चर क्या है? उसका एक राउंडेड हेड है जो कि 100 एंगस्ट्रॉम्स इन डायमीटर है, और एक स्टॉक है जो कि 32 एंगस्ट्रॉम्स इन थिकनेस है, और एक बेसल पीस भी है जो 45 एंगस्ट्रॉम्स इन थिकनेस है। अब ये एटीपेज एंजाइम जो है वो एटीपी सिंथेसिस के फाइनल स्टेज को कैटलाइज करने में हेल्प करता है। एटीपी का फुल फॉर्म है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और ये सेल का एनर्जी करेंसी है। क्या मतलब है इसका? अगर सेल को कोई फंक्शन कैरी आउट करना हो या एक्टिविटी करना हो तो वो एटीपी को फ्यूल की तरह यूज़ करती है। अब इनर मेम्ब्रेन जो है माइटोकॉन्ड्रिया का, उस पर एक कुछ को एंजाइम्स है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में काम आता है। ये कोएंजाइम्स क्या है? साइटोक्रोम और डिहाइड्रोजनेसिस। अब पायरुविक एसिड एक सबस्ट्रेट है एनर्जी का, जो सेल को एनर्जी कन्वर्ट करने में हेल्प करती है, लेकिन वो करने के लिए उसको कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में ब्रेकअप करना होता है, तभी जाके हमें एटीपी मिलता है। और ये सब जो फंक्शंस है ये सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, इसके लिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। हेलो, तो अभी हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे। ये कहाँ पाया जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सारे यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में हम नहीं देखते। वो मैच्योर आरबीसीज में पाए जाते हैं, और ओवा में। ओवा है फीमेल जर्म सेल। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? आपको पता है कि ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, और उसके 3 पार्ट्स है। पहला पार्ट है सिस्टन है, जो कि स्टैक्स ऑफ फ्लैट एंड पैरेलल सैक्स है। अब सैक्स जो है वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये फ्लैट है, और वो एक के ऊपर एक अरेंज है, इसके लिए हम उसे पैरेलली अरेंज कहते हैं। नेक्स्ट है ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स जो है वो एक इरेग्युलर ब्रांच नेटवर्क है। और फाइनली ओवल वेसिकल्स। वेसिकल्स भी एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये चेन्स की तरह अरेंज्ड है, और वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। और उसका मेम्ब्रेन जो है तीनों का वो 50 to 60 एंगस्ट्रॉम्स इन डायमीटर है। अभी ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक नेटवर्क है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्ट करती है, और उसका ल्यूमेन जो है वो भी न्यूक्लियस के ल्यूमेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ल्यूमेन से कनेक्ट करती है। अब ये ल्यूमेन का डायमीटर जो है वो है 400 to 700 एंगस्ट्रॉम्स। ल्यूमेन क्या होता है? वो एक चैनल है, और उसके अंदर मैट्रिक्स है, लेकिन ये जो मैट्रिक्स है वो साइटोप्लाज्म के मैट्रिक्स से एकदम ही अलग है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का 2 टाइप्स है, एक है रफ ER और दूसरा है स्मूथ ER। अब रफ ER क्या है? वो है ER, लेकिन उस पर कुछ राइबोसोम्स बसे हैं, इसके लिए हम उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और स्मूथ ER पर कोई राइबोसोम्स नहीं है। ऐसे हमें ER के 2 टाइप्स हैं, स्मूथ ER और रफ ER। तो अभी हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म को मैकेनिकल सपोर्ट देती है।
दूसरा है कि वो एक इंट्रा सेलुलर सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाती है। इंट्रा सेलुलर मतलब सेल के अंदर। अब नेक्स्ट है कि वो ग्लाइकोजन के सिंथेसिस और स्टोरेज में काम करती है। अब ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज से बनता है। अगर आपका बॉडी एक्स्ट्रा ग्लूकोज लेगा तो वो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके बॉडी में स्टोर करती है। तो इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ये फंक्शन करती है। अब लास्ट है कि वो लिवर के डिटॉक्सिफिकेशन में काफ़ी काम करता है। मतलब SCR जो है, जो कि है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो लिवर को डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करती है। आपको पता है कि लिवर का मेन फंक्शन जो है वो है बॉडी का टॉक्सिन्स को निकालने का। इसमें ER का बहुत बड़ा फंक्शन है। तो आपको पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स है, एक है स्मूथ ER और एक है रफ ER। अब उसके फंक्शंस को हम डिटेल में देखेंगे। अब स्मूथ ER का एक फंक्शन आपको ऑलरेडी पता है, वो की है वो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लिवर में हेल्प करती है। अब और फंक्शंस क्या है उसके, एक है कि वो लिपिड्स और स्टेरॉइड हार्मोन्स को सिंथेसाइज और स्टोर करती है। और ये कहाँ करती है, ये वो ममेलियन गोनाड जो कि है सेक्स ऑर्गन्स और एड्रिनल कॉर्टेक्स में करती है। अब नेक्स्ट फंक्शन ये है कि वो कुछ प्रीकर्सर्स प्रोवाइड करती है गोल्जी कॉम्प्लेक्स को। ये प्रीकर्सर्स आगे जाके कुछ सेक्रेटरी सब्सटेंसेस बनते हैं। अब प्रीकर्सर्स क्या है, वो एक इनएक्टिव फॉर्म है और जब वो एक्टिव होता है तब वो जाके सेल में काफ़ी फंक्शंस कर सकते हैं। अब RER का फंक्शंस क्या है, एक है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत हेल्प करती है क्योंकि उस पर राइबोसोम्स है और राइबोसोम आपको पता है कि वो प्रोटीन फैक्ट्रीज है सेल का। दूसरा फंक्शन ये है कि RER कभी कभी SCR भी बन सकता है। तो अभी हमने RER और SCR के फंक्शंस पढ़ लिए। तो अभी हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स को पहले कमीलो गोल्जी ने 1998 में डिस्क्राइब किया और उन्होंने इसको ये नर्वस टिश्यू में ऑब्जर्व किया था। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक ऑर्गेनल नहीं है लेकिन वो सेवरल 100 ऑर्गेनल्स मिलकर गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनता है। अब ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स क्या है वो हम देखेंगे। उसमें से कुछ लैमेले, सैक्यूल्स और सिस्टर्ने है। अब लैमेले और सिस्टर्ने दोनों भी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स है जो पैरेलल में जॉइंड है। अब सैक्यूल्स जो है वो छोटा सैक्स है। और क्या देखते हैं हम, स्मॉल ट्यूब्यूल्स या वेसिकल्स भी देखते हैं और लार्ज वैक्यूल्स जिसमें ग्रैन्युलर सब्सटेंस फिल्ड है। अब ग्रैन्युलर का मतलब है जो पार्टिकल से बना हुआ है। तो लैमेलर सिस्टर्ने जो है उसका नंबर सेल टाइप और सेल के फंक्शंस पर डिपेंड करता है। तो अलग सेल्स में उसका नंबर अलग है। जैसे कि लिवर सेल्स में लैमेले 50 है लेकिन बाकी सेल्स में ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 या 8 तक ही रहता है। तो अभी हमने गोल्जी कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। तो अभी आपने गोल्जी कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, अभी हम उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको याद होगा कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ प्रीकर्सर्स गोल्जी कॉम्प्लेक्स को ट्रांसफर करती है। अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स में ये प्रीकर्सर्स केमिकली एक्टिवेट होते हैं और ये एक्टिव सब्सटेंसेस वेसिकल्स में ट्रांसपोर्ट होकर उसको वेरियस पार्ट्स ऑफ द सेल तक पहुंचा देती है जहां उसकी ज़रूरत है। अब उसका नेक्स्ट फंक्शन ये है कि वो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स को सिंथेसाइज और स्टोर करती है और सेक्रेट भी करती है। अब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को वो सिंपल शुगर से बनाती है। और एक और फंक्शन ये है कि वो प्राइमरी लाइसोसोम्स को फॉर्म करने में हेल्प करती है। अब लाइसोसोम्स क्या है हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी आपने फंक्शंस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ा है। तो अभी हम लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। अब लाइसोसोम्स को डे डुवे ने 1955 में फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है और ये मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीन से बना है। लाइपोप्रोटीन जो है वो पॉलीमर है लिपिड और प्रोटीन का और ये सिर्फ एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। अब हम लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं और ये एंजाइम्स जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। मतलब कि जो भी वो कांटेक्ट में आता है उसको वो डाइजेस्ट कर लेता है। और ये पॉलीमॉर्फिक भी है, मतलब कि वो अपने शेप को चेंज कर सकते हैं। अब आपको याद होगा कि हमने गोल्जी कॉम्प्लेक्स का एक फंक्शन पढ़ा था, वो था कि वो प्राइमरी लाइसोसोम्स को बनाने में हेल्प करता है। अभी हम समझेंगे कि वो उसका मतलब क्या था। तो लाइसोसोम जो है वो गोल्जी एसोसिएटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्मिंग
लाइसोसोम से बनता है, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ से बनता है इसके लिए हम हमेशा उसको सेल में गोल्जी कॉम्प्लेक्स के आजू बाजू में ही देखते हैं। अब इसका डायमीटर जो है वो है 0.25 to 0.85 माइक्रोमीटर। तो अभी आपने लाइसोसोम्स का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है। तो अभी हम टाइप्स ऑफ लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। ये 4 टाइप के हैं। पहला है प्राइमरी लाइसोसोम। ये क्या है? ये कंटेनर है जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं और हम इसमें स्मॉल ग्रैन्यूल्स भी देखते हैं। सेकेंड टाइप जो है वो है सेकेंडरी लाइसोसोम। अब ये 2 अलग अलग चीज़ों से बना है। एक है प्राइमरी लाइसोसोम, दूसरा है एंडोसाइटोसिस ग्रैन्यूल। ना व्हाट इज दिस एंडोसाइटोसिस ग्रैन्यूल? जब भी कोई चीज़ सेल के अंदर आना चाहता है तब वो एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस से अंदर आता है और वो ग्रैनुलर फॉर्म में रहता है। तो ये ग्रैन्यूल जब प्राइमरी लाइसोसोम से जुड़ जाता है तभी हमें सेकेंडरी लाइसोसोम मिलता है। अब इसके अंदर हमें हेटेरोजीनियस कंटेंट मिलता है, मतलब अलग अलग टाइप्स के चीज़ें मिलते हैं ये ग्रैन्यूल में। तो इसके लिए हम इसे हेटेरोफेजिक वैक्यूल्स कहते हैं। अब थर्ड टाइप जो है वो है रेसिड्यूअल बॉडीज़। ये स्मॉल साइज लाइसोसोम्स है और इसमें इनडाइजेस्टिबल मटेरियल होता है और ये डाइजेशन के दौरान बनता है। अब फोर्थ टाइप जो है वो है ऑटोफेजिक वैक्यूल्स। इसे हम सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। तो जब भी कोई अनवांटेड सेल ऑर्गेनेल है, हमारा प्राइमरी लाइसोसोम इससे जुड़ जाता है और उसे डाइजेस्ट कर लेता है और उसे डिस्ट्रॉय कर लेता है। इसके लिए हम उसे ऑटोफैगोसोम भी कहते हैं। तो अभी आपको 4 टाइप्स ऑफ लाइसोसोम्स के बारे में जानकारी मिली। अभी हम फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम पढ़ेंगे। तो व्हाट आर द फंक्शंस? पहली बात को आपको याद है कि वन ऑफ द टाइप्स ऑफ द लाइसोसोम वाज एन ऑटोफैगोसोम और उसका फंक्शन क्या था? ऑटोफेजी। सो ऑटोफेजी इज व्हाट? तो लाइसोसोम के अंदर कुछ एंजाइम्स है जो डाइजेशन में काम करते हैं। तो व्हेनेवर इट एनकाउंटर्स अ अनवांटेड सेल ऑर्गेनेल, ये ऑटोफैगोसोम उसको डाइजेस्ट कर लेता है। तो इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन क्या होता है? सेल के अंदर जो है अगर कोई भी अनवांटेड सेल ऑर्गेनेल है, ये ऑटोफैगोसोम उसको डाइजेस्ट कर लेता है अपने एंजाइम से। और व्हाट इज एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन? एक्स्ट्रा का मीनिंग है आउटसाइड द सेल। तो विद इन, तो अगर सेल के बाहर कोई अनवांटेड सेल ऑर्गेनेल है या कोई भी सेल डेब्रिस है, ऑटोफैगोसोम उसको भी डाइजेस्ट कर लेता है। फोर्थ क्या है? रीमॉडलिंग ऑफ टिश्यूज ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस। अभी आपने देखा होगा कभी टैडपोल फ्रॉग में बदल जाता है, तो मतलब क्या हो रहा है उसको? वो मैच्योर हो रहा है टैडपोल से फ्रॉग तक। तो इसमें जो टिश्यूज का रिमॉडलिंग जो है, इसमें लाइसोसोम का काफ़ी बड़ा फंक्शन है। और फिफ्थ क्या है? पेनिट्रेशन ऑफ द स्पर्म इनटू द ओवम बाय सेक्रेटिंग यालुरोनिडेज। इसमें क्या है? स्पर्म के हेड में जो है एक लाइसोसोम है और उसमें एंजाइम यालुरोनिडेज है। तो ये जब स्पर्म जब ओवम को पेनिट्रेट कर रहा है तभी वो एंजाइम को रिलीज करता है और स्पर्म आराम से ओवम को पेनिट्रेट कर सकता है। तो ये सारे फंक्शंस है लाइसोसोम का। तो अभी हम प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ेंगे। अब प्लास्टिड्स जो है वो एक वेरी स्पेशल ऑर्गेनेल है जो सारे यूकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते। वो हम कहाँ देखते हैं? वो है सिर्फ एल्गे, प्रोटिस्ट और प्लांट्स में। अब प्लास्टिड्स का अपना खुद का डीएनए है, इसके लिए हम उसे सेमी ऑटोनॉमस कहते हैं। सेमी मतलब पार्टली। तो अगर उनके पास डीएनए है तो वो सेमी ऑटोनॉमस क्यों है? ये है बिकॉज उनके कुछ फंक्शन जो है वो सेल के डीएनए में कोडेड है और वो फंक्शंस कैरी आउट करने के लिए उनको सेल के डीएनए पर डिपेंड करना पड़ता है। अब उनका एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है। अब प्लास्टिड 3 टाइप्स का होता है। वो है, फर्स्ट है क्लोरोप्लास्टिड्स। इसमें ग्रीन पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस में काम आती है, उसका नाम है क्लोरोफिल। आपको पता है क्लोरोफिल प्लांट्स को अपना ग्रीन कलर देती है। नेक्स्ट है क्रोमोप्लास्टिड्स। ये ब्राउन, येलो और रेड कलर के पिगमेंट्स होते हैं क्रोमोप्लास्टिड्स में। और आपने कुछ प्लांट्स देखा होगा जिनके लीव्स रेड और ब्राउन होते हैं। वो क्यों है? क्योंकि उसमें क्रोमोप्लास्टिड्स है। अब लास्ट टाइप ऑफ प्लास्टिड्स जो है वो है ल्यूकोप्लास्टिड्स। वो कलरलेस है लेकिन उनका एक स्टोरेज फंक्शन है, वो है कि वो स्टार्च को स्टोर करती है। तो अभी आपने प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ा और उनके फंक्शंस और टाइप्स के बारे में पढ़ा।